हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम पुलकित तिवारी। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पहले आपके लिए वो सारे टॉपिक्स लाऊंगा जहां पर प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी को भी स्टार्ट कर रहा हूं साइड बाय साइड। मैंने ज्योग्राफी के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं, अब ये पॉलिटी लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो अब मैं आज पॉलिटी में आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करूँगा प्रीएम्बल के साथ। तो प्रीएम्बल के साथ ही हमारी पॉलिटी स्टार्ट होती है और हम प्रीएम्बल को लेकर मैं आया हुआ हूँ आपके लिए। तो देखते हैं प्रीएम्बल को हम क्या करेंगे। पहले हम पूरे प्रीएम्बल को पढ़ने की कोशिश करेंगे और बाद में प्रीएम्बल पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है प्रीएम्बल में, आप सभी लोगों को प्रीएम्बल का टेक्स्ट एज इट इज याद होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रीएम्बल स्टार्ट्स विद वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो और कौन से देश का प्रीएम्बल वी द पीपल से स्टार्ट होता है, तो आपको यहीं पर डिफरेंशिएशन याद रखना है। डिफरेंसेस दैट यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल ऑल्सो स्टार्ट्स विद वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो हमारा प्रीएम्बल क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसको याद करने का तरीका SSDR। तो ये वो पूछ लेते हैं कौन सा वर्ड आगे है कौन सा वर्ड पीछे है। तो याद रखना है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक SSDR एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। किसकी बात कर रहा है वो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्नी। एंड जस्टिस कैसा, justice in terms of social sphere, economic sphere and political sphere. Liberty of what? Liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship. Equality of status and to promote among them all. Fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation. फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे प्रीएम्बल बताता है कि हु इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमको सबसे पहले तो क्या करना है, प्रीएम्बल को एज इट इज याद करना है और आपको जल्दी से याद हो जाएगा अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो अब ध्यान रखना है सबसे पहले प्रीएम्बल होता क्या है। देखो, जिसके पास पूरा टाइम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का, वो क्या करेगा, सिर्फ इंडिया का प्रीएम्बल पढ़ लेगा और वो जान लेगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई होगी। बिकॉज प्रीएम्बल इज लाइक द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है, लाइक द इंट्रोडक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब इसको बनाया कैसे था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कुछ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था। तो इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया था तो उसके पहले हमने सोचा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसको ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसके लिए एक रिजोल्यूशन रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ 1946। तो आवर प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। अब जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो मैंने बताया हम लोग यहाँ पर प्रीलिम्स स्पेसिफिक सारी चीजें देखना पड़ेंगे। सो प्रीएम्बल इज द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अब सबसे पहले इसके बारे में कुछ हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं प्रीएम्बल को जैसा का एज इट इज, इसमें जो वर्ड्स हैं, अगर गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं करेगी तो क्या आप उसको कोर्ट ले जा सकते हो, तो आंसर इज नो। बिकॉज प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। यू कैन नॉट गो और अप्रोच डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रीएम्बल बाय द गवर्नमेंट। फिर वेदर प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो आपको याद रखना है कि दैट यस प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला याद रखना है प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल। दूसरा, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट ने 2 डिसीजन दिए थे, एक को बोलते हैं बेरूबारी केस। बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट लेटर इट वाज रिवाइज्ड इन केशवानंद भारती केस एंड सुप्रीम कोर्ट सेड यस प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, क्या प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं, यस प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, और इसको एक बार अमेंड किया भी जा चुका है थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने प्रीएम्बल को अमेंड किया था तो उसमें उसने 3 न्यू वर्ड्स जोड़े थे। वो कौन से थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो प्रीएम्बल वाज एडेड इन द लास्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे आखिरी में किसको ऐड किया था, वो था प्रीएम्बल। तो ये चीजें आपको ध्यान रहेंगी, बिल्कुल सारी चीजें ध्यान रखना है। एज इट इज प्रीलिम्स में इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अब प्रीएम्बल पार्ट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, किसने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट जजमेंट में। तो सबसे पहले
कौन सा था? बेरूबारी यूनियन केस था। बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब आया था? 1960 में। बट इन केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट रिवाइज्ड इट अर्लियर डिसीजन एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट यस प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। क्योंकि अगर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और अगर आपको प्रीएम्बल को चेंज करना है तो मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की प्रोसेस कहां दी हुई है? अंडर आर्टिकल 368। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड सेड प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बाद में LIC केस भी आया था, LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया था दैट यस प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 जजमेंट्स हैं, ये आपको सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट्स याद रखना है, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। फिर आते हैं हम प्रीएम्बल के ऊपर। तो प्रीएम्बल हमको क्या बताता? सबसे पहले मैंने बताया इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एज पर सुप्रीम कोर्ट। प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब मैं कर चुका हूं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अब जो प्रीएम्बल है हमारा वो हमको 4 चीजें बताता है। सो अवर प्रीएम्बल रिवील्स 4 थिंग्स टू अस। फर्स्ट, हु इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कौन है? क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिया है, पार्लियामेंट ने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है? नहीं। हु इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज द पीपल, इट इज द वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल, पीपल इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ये कौन बताता? प्रीएम्बल। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है? तो मैंने बताया SSDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अभी सबके वर्ड के एक के मीनिंग अपन जानने की कोशिश करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसी चीजों के बारे में प्रीएम्बल हमारा बात भी कर रहा है। उसके बाद डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन क्या बताता है? वो 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है प्रीएम्बल के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है ये 4 चीजों को। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बताता है वो? सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड केसेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। अब देखो, प्रीएम्बल चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसको अंडर आर्टिकल 368 हम अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बोला था कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और जजमेंट्स भी दिए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और बताई थी कि यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कुछ एलिमेंट्स हैं प्रीएम्बल के अंदर दैट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है तो देन यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल के टोटल 8 एलिमेंट्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, और आप उसको अंडर आर्टिकल 368 चेंज नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सोवरेन, सोवरेन नाम का जो वर्ड है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना, वर्ड के नाम कैसे याद रखोगे? तो 8 हैं, तो 8 में से सबसे पहले 5 तो अपने हो गए, SSDR हो गया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। उसके बाद जस्टिस है, इक्वालिटी है, ओके, लिबर्टी है। ध्यान रहेंगे, हाँ, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी प्लस SSDR। तो ये क्या है? बेसिक एलिमेंट्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और आप इनको अमेंड नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। तो अब अपन इनका सबका ट्रू मीनिंग समझते हैं कि मीनिंग क्या है। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता क्या है? नो वन इज अबव अस, हमारे ऊपर कोई नहीं है। वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी अदर बॉडी अबव अस, कि हमारी गवर्नमेंट हम पे रूल कर सकती है। हम अमेरिका के थ्रू रूल नहीं होंगे, हम दूसरी कोई विदेशी बॉडी के थ्रू रूल नहीं होंगे। सॉवरेन मतलब इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इट कैन टेक इट्स ओन डिसीजन, नो अथॉरिटी कैन रूल ओवर अस, दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन। नो वन कैन एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर इट। इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। देखो, डोमिनियन का वर्ड आपने कई बार सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में भी। तो डोमिनियन का मतलब क्या होता है? डोमिनियन सिंपली मतलब होता है कि भाई एक होती है कॉलोनी, कॉलोनी मतलब डिपेंडेंट कंट्री, जैसे इंडिया थी 1947 के पहले। एक होता है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री जो इंडिया आज है, और इन दोनों के जो बीच का फेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डोमिनियन। क्या बोलते हैं उसको? डोमिनियन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या इंडिया डोमिनियन रहा था? हाँ, इंडिया भी डोमिनियन रहा था जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो गया था। तो इंडिया 1947 से 1950 तक एक डोमिनियन स्टेटस में रहा था।
मतलब हमने सारी चीज़ों को सीखा था, कॉलोनी से इंडिपेंडेंट कंट्री की तरफ जो ट्रांजिशन हुआ था उसी को डोमिनियन बोलते हैं, और पाकिस्तान तो शायद 1957-58 तक डोमिनियन रहा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, डोमिनियन का मतलब क्या होता है। सो इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन, मतलब डोमिनियन भी नहीं होना चाहिए, तभी आप क्या कहलाओगे, सॉवरेन। सॉवरेन मतलब इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सोशलिज्म का सिंपल मतलब होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय बोथ स्टेट एज वेल एज द प्राइवेट इंडिविजुअल। इट्स अ फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी होना चाहिए, तो हम क्या है, एक सोशलिस्ट कंट्री है। अब इंडिया का जो सोशलिज्म है वो मिक्स है किसका, गांधी का प्लस मार्क्स का। तो गांधी और मार्क्स का जो मिक्स है वो हमारे यहाँ पे क्या है, सोशलिज्म है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो सोशलिज्म इन इंडिया इज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, क्योंकि इसने 3 वर्ड ऐड किए थे जिसमें से एक वर्ड था सोशलिज्म। इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये भी आपको ध्यान रखना है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ओन्ड बाय बोथ स्टेट एंड पब्लिक। इट इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इंडियन सोशलिज्म इज अ मिक्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। तो ये मैंने आपको समझाया किसका मीनिंग, सोशलिस्ट का। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है सिंपल, सेक्युलरिज्म का एक ही मतलब होता है स्टेट डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज द नेशनल रिलीजन। मतलब ऐसा नहीं कि हम रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करते, सारे रिलीजन साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हैं, सारे रिलीजन हैं, हम सबको मानते हैं, लेकिन सबको बराबर मानते हैं, और कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। इंडिया के पास हिंदुइज्म उसका नेशनल रिलीजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लैंड की बात करता हूँ, तो क्या इंग्लैंड भी सोशलिस्ट कंट्री और सेक्युलर कंट्री है? आंसर इज नो, बिकॉज इंग्लैंड का नेशनल रिलीजन क्या है, तो वो बोलते हैं क्रिश्चियनिटी। क्या पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री है? आंसर इज नो, बिकॉज पाकिस्तान हैज इट्स नेशनल रिलीजन एज इस्लाम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। बट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, व्हाई? बिकॉज इंडिया डू नॉट हैव अ नेशनल रिलीजन। तो सेक्युलर वर्ड भी किसने ऐड किया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किया था। नो नेशनल रिलीजन फॉर द कंट्री, ऑल रिलीजन हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। अब ये चीज ध्यान रखना है कि जो सेक्युलर वर्ड है, हमारा सेक्युलरिज्म वेस्ट के सेक्युलरिज्म से अलग है। वेस्ट का सेक्युलरिज्म क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल फ्रांस का, वो बोलता है कि हम रिलीजन नाम की चीज को मानते ही नहीं है, कि रिलीजन है ये हम मानते ही नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं कि हम रिलीजन को मानते हैं एंड वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन इक्वली। और फ्रांस क्या बोलता है? वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन। और फ्रेंच फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म को बोलते हैं लाइसाइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, काफी न्यूज में रहा था, क्योंकि वहां पर कुछ रिलीजियस बुक्स को बर्न कर दिया गया था पब्लिक में। लोगों ने बोला था इन्हें जेल होना चाहिए, तो बट स्टेट का जवाब ये था कि जब हम रिलीजन को मानते ही नहीं है, तो अगर रिलीजियस बुक्स को बर्न कर दिया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो द फ्रेंच फॉर्म ऑफ रिलीजन सेक्युलरिज्म इज लाइसाइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा प्रीएम्बल बात करता है जस्टिस की। तो जस्टिस 3 टाइप के हैं। तो एंश्योर थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के थ्रू जस्टिस को एंश्योर करता है। अब 3 फॉर्म में, पहला फॉर्म का नाम क्या है? सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल फैक्टर लाइक रेस, रिलीजन, कास्ट। अब इनके बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किस बेसिस पे? रेस, रिलीजन, कास्ट। भाई आप ये संप्रदाय से आते हो, वो संप्रदाय से आते हो, आप इस रिलीजन को फॉलो करते हो, आप उस रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है। कास्ट आपकी ये है इसलिए हम आपको जॉब नहीं देंगे। तो ये सारी चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, बिकॉज वी बिलीव इन जस्टिस एंड दैट इज सोशल जस्टिस। अब जस्टिस के बाद 2 जस्टिस और कौन से हैं? तो नेक्स्ट जो हमारा जस्टिस आता है उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। अब ये पॉलिटिकल जस्टिस मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस का सिंपल मतलब होता है इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस। व्हाट डज इट मीन इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस? फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट। भाई प्रेसिडेंट एक ऑफिस है, प्रेसिडेंट का एक खुद का ऑफिस है, तो यहां पर सभी लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी है प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होने की। भाई मैं भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता हूं, आप भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो, और कोई थर्ड पर्सन भी अगर वो एलिजिबल है तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, अगर उसकी एज की क्राइटेरिया को वो फुलफिल करता है, ठीक है। जो भी चीजें हैं अगर वो उसको फुलफिल करता है तो देन वी ऑल आर एलिजिबल टू बिकम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर पॉलिटिकल ऑफिस। सो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये होता है। अब ये कैसे? इक्वल वॉइस इन गवर्नेंस। और दूसरा इसका एक और मतलब भी होता है इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट, मतलब कि सबकी आवाज बराबर होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है भाई कि इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट? तो सभी को क्या मिला हुआ है? तो आप बोलोगे राइट टू वोट। सभी को राइट टू वोट मिला हुआ। एवरी इंडिविजुअल हैव 1 वोट एंड एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू। तो ये चीज आपको ध्यान रहेगा, इक्वल वैल्यू रहती है, सब लोगों को 1 वोट मिला हुआ है, तो इक्वल वॉइस है सभी लोगों की गवर्नमेंट में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो थर्ड हमारा जस्टिस है दैट इज इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसको किसके थ्रू इंश्योर किया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट
पॉलिसीज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो 3 टाइप के जस्टिस देखे, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, दैट इज इक्वालिटी। अब इक्वालिटी का मतलब क्या है, इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब सभी लोगों को बराबरी का अधिकार है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन इक्वालिटी 3 टाइप की होती है। इक्वालिटी 3 टाइप की होती है। एक को बोलते हैं सिविक इक्वालिटी। सिविक इक्वालिटी मतलब सभी लोगों को कुछ ना कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सोर्स है राइट्स का, राइट्स आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स थे और उन राइट्स को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स नहीं देता, हमारे पास ऑलरेडी कुछ राइट्स थे, एज अ ह्यूमन बीइंग थे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमने कहाँ लिख दी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी और उनको मजबूत करने की कोशिश करी। तो कुछ होते हैं सिविक इक्वालिटी, फिर कुछ होती है पॉलिटिकल इक्वालिटी। मैंने बताया भाई सभी लोग बराबर हैं थ्रू राइट टू वोट, सबको वोट का अधिकार है और हर वोट की कीमत एक है। एवरी वोट इज इक्वल, एवरी इंडिविजुअल हैज़ 1 वोट, सबकी वोट की वैल्यू भी बराबर है। इकोनॉमिक इक्वालिटी थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इकोनॉमिक इक्वालिटी एज सच इंश्योर नहीं हुई है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के थ्रू इकोनॉमिक इक्वालिटीज लाने की कोशिश करती है, लाइक थ्रू बजट। बजट आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, गरीबों को पैसा देने की कोशिश करती है। टैक्स स्ट्रक्चर इस टाइप से लगाती है, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है कि भाई जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स भरे ताकि पैसा गरीबों तक भी पहुंच सके। तो ये होता है। फिर अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी मीन्स वी हैव फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ व्हाट, फ्रीडम ऑफ थॉट्स। हमको अपने विचार रखने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है। किसी भी मीडियम के थ्रू मैं अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। बिलीव्स है, फेथ है, वर्शिप है, मैं जिस भगवान में चाहूँ उसमें आस्था रख सकता हूँ। सो वी हैव लिबर्टी। लिबर्टी इज इंश्योर्ड थ्रू फंडामेंटल राइट्स, और अगर इसको कोई वायलेट करता हो तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। सो वी हैव लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रियम्बल का एक एक वर्ड, एक एक सिंगल वर्ड आपको एज इट इज याद होना ही चाहिए। देन नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा वगैरह होना चाहिए, फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल सपोर्ट अमंग द पीपल। अगर फ्रेटर्निटी नहीं रहेगा तो क्या लोग मिलजुल के रह पाएंगे? फ्रेटर्निटी नहीं रहेगी तो क्या इक्वालिटी रह पाएगी? बिल्कुल नहीं रह पाएगी। तो फ्रेटर्निटी इज नेसेसरी फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए भी फ्रेटर्निटी बहुत जरूरी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंड फ्रेटर्निटी इज एश्योर्ड थ्रू डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। सभी लोगों को भाई उनकी डिग्निटी बराबर होना चाहिए, उनकी आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, और ये ज़रूरी है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के लिए। एंड फ्रेटर्निटी किसके थ्रू एश्योर की गई है? भाई सभी लोगों को बराबर अधिकार मिले, फ्रेटर्निटी रहे, लोगों में भाईचारा बना रहा है। ये कब होगा? जब आप सब लोगों को इक्वली ट्रीट करोगे। तो इक्वली ट्रीट हम कैसे करते हैं? थ्रू सिंगल सिटीजनशिप। सभी लोग भारत के नागरिक हैं, ऐसा नहीं कि किसी की नागरिकता अलग है, किसी की नागरिकता अलग। वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ वन कंट्री, दैट इज इंडिया। आर्टिकल 1 बात करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में, ये भी इक्वलिटी। फिर आर्टिकल 51 सभी के बारे में, कुछ ड्यूटीज के बारे में बात करता है। एंड एवरी इंडिविजुअल, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव सम ड्यूटीज, मॉरल ड्यूटीज कह सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो वो सभी लोगों के लिए बराबर है। तो वो क्या इंश्योर करने की कोशिश करता है? वो इंश्योर करने की कोशिश करता है फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड का मतलब क्या है? नेक्स्ट वर्ड का मतलब क्या है? नेक्स्ट वर्ड का मतलब है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? इंडिया फॉलोज रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी 2 टाइप की हो सकती है, एक होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और एक होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जो प्रेसिडेंट रहता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट रहता है। सो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब प्रेसिडेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट रहता है, लेकिन यहां पर जो प्रेसिडेंट रहता है वो वहां के हाउस का मेंबर नहीं होता है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है तो वहां का जो प्रेसिडेंट है वो वहां की कांग्रेस का या सीनेट का पार्ट नहीं है, वो अलग है उससे। और हम लोग क्या फॉलो करते हैं? हम लोग ब्रिटिश मॉडल फॉलो करते हैं। इस केस में डेमोक्रेसी दोनों है। हम लोग क्या फॉलो करते हैं? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहता है, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर रहता है, तो वो किसका पार्ट रहता है? ही इज द मेंबर ऑफ आइदर हाउस, आइदर ऑफ द हाउस, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। या तो वो लोकसभा का मेंबर रहेगा या राज्यसभा का मेंबर रहेगा। इट मींस हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंड इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी।
अब जो हमारी डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट फॉर्म की है। इनडायरेक्ट फॉर्म की मतलब भाई हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, तो आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पर क्या हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, क्या हम प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई हम लोग किसको चूज करते हैं, हम लोग चूज करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम बोलते हैं सांसद, और बदले में ये सारे के सारे एमपीज जो रहते हैं हमारे, वो किसको चूज करते हैं, अपने लीडर को, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। और फिर प्राइम मिनिस्टर किसको चूज करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो वी हैव इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू एक्सरसाइज देयर फंक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और इसका दूसरा मतलब यह भी है कि क्या हम लोग डायरेक्टली जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, क्या हम लोग डायरेक्टली पार्लियामेंट में बैठते हैं? आंसर इज नो। ये पॉसिबल नहीं है कि 150 करोड़ लोग जाके सीधे पार्लियामेंट में बैठे। हम लोग चुनते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे बिहाफ पे, और ये हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। ये हमारे बिहाफ पे प्राइम मिनिस्टर को चुनता है, प्राइम मिनिस्टर हमारे बिहाफ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो भाई मैंने बताया दो टाइप के रहते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। भाई प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर रहता है क्या? आंसर इज नो। तो क्या वो उसको रिस्पॉन्सिबल रहता है? आंसर इज नो। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर वो मेंबर है पार्लियामेंट का तो उसको जवाबदेही देना पड़ती है। मींस प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इंडिया के केस में क्या है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। और अगर ये लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं तो इन लोगों को रिजाइन करना पड़ता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन एग्जीक्यूटिव के अलोंग पास हो गया तो इनको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी कोई चीज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं होती है। अब आगे चलते हैं। अब हमारी डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं। हमारी डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं। तो फीचर्स के बारे में वन बाय वन समझा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि अगर आप 18 साल हैं या 18 साल से ऊपर हैं तो यूनिवर्सली आपको राइट टू वोट मिल जाएगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी जुडिशरी किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, वो पार्लियामेंट पे डिपेंड नहीं है, वो अदर एग्जीक्यूटिव्स पे डिपेंड नहीं है। तो हमारी जुडिशरी कैसी है, इंडिपेंडेंट है। क्योंकि डेमोक्रेसी होने के लिए ये सारी चीज़ें मस्ट हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, मस्ट है। फिर क्या है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये हमारे आर्टिकल 14 में भी बात होती है, जब फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे तो समझेंगे। एंड पीरियोडिक इलेक्शन, भाई डेमोक्रेसी तो तब कहलाएगी जब पीरियोडिक इलेक्शन भी हो रहे हैं। पता चला बोले ये तीन चीज़ें तो है लेकिन हम इलेक्शन एवरी 50 ईयर्स करते, तो क्या फिर ये डेमोक्रेसी है? यहाँ तो फिर रशिया जैसा काम हो जाएगा कि वन पार्टी रूल, या फिर वन कैंडिडेट इज रूलिंग द कंट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज इन रशिया देयर इज नो पीरियोडिक इलेक्शन। और पीरियोडिक इलेक्शन होते भी हैं तो वो फ्रॉड हो जाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है जिसका मतलब है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है भाई? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? भाई रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? देखो भाई दो कंट्री है, एक है इंग्लैंड, ओके, एक साइड है इंग्लैंड, जापान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, एक साइड है इंडिया, यूएसए, ओके, ये सारी कंट्री है, फ्रांस, ठीक है। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली जो कंट्रीज हैं, ये वाली जो कंट्रीज हैं इनको मैं बोलता हूँ रिपब्लिक। ये क्या है, रिपब्लिक। और ये वाली जो कंट्रीज हैं इनको मैं बोलूंगा मोनार्क। ये सब क्या है, मोनार्क। अब मोनार्क का मतलब क्या होता है? मोनार्क मींस द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट इलेक्टेड। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, हेड ऑफ द स्टेट कौन रहता है वहां पे? वहां की क्वीन। तो क्या क्वीन को आप बदल सकते हो? आंसर इज नो। जापान में कौन रहता है? तो जापान में रहता है किंग। क्या आप उसको बदल सकते हो? नहीं। ऑस्ट्रेलिया में कौन रहती है? क्वीन। तो आप उसको बदल सकते हो? नहीं। बिकॉज हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या रहता है? नॉन इलेक्टेड। नॉन इलेक्टेड मतलब हेरिडिटरी रहता है, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ इंडिया, यूएसए एंड फ्रांस, हेड ऑफ द स्टेट मींस हमारे यहाँ पर कौन है हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट। तो क्या आप इसको चेंज कर सकते हो? बिल्कुल आप इसको चेंज कर सकते हो थ्रू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन। सो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल सॉवरेंटी इज वेस्टेड ऑन द पीपल। हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड एंड ही इज इलेक्टेड, भले ही वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। हेड ऑफ द स्टेट इज elected, that is indirectly elected. All public offices are open to public without any class discrimination. तो आई थिंक आपको रिपब्लिक का मतलब समझ में आ गया होगा। तो रिपब्लिक का मतलब डेमोक्रेसी नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड भी रिपब्लिक है, इंग्लैंड भी डेमोक्रेटिक हो सकता है।
समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ईजी है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन क्वेश्चंस के पहले आप लोग एक बार प्रीएम्बल को फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो अब देखते हैं हम लोग हमारा आज का पहला क्वेश्चन प्रीएम्बल के ऊपर जो दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल पे। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स ऑल बट मतलब सारी की सारी चीजें हैं एक्सेप्ट वन। तो चार में से क्या क्या है? क्या हमारे प्रीएम्बल में सोशल वैल्यूज हैं? क्या हमारे प्रीएम्बल में पॉलिटिकल वैल्यूज हैं? हाँ है। क्या हमारे प्रीएम्बल में इकोनॉमिक वैल्यूज हैं? हाँ है। अब सोशल वैल्यूज कहाँ हैं? तो हमारा प्रीएम्बल बात कर रहा था, याद करो, जस्टिस के बारे में। किसके बारे में? जस्टिस। तो तीन टाइप के जस्टिस के बारे में बात कर रहा था, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो सोशल वैल्यूज हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, इकोनॉमिकल वैल्यूज हैं, पर क्या इन्वायरमेंटल वैल्यूज की कहीं भी हमारे प्रीएम्बल ने बात करी? क्या कहीं भी हमारे प्रीएम्बल ने इन्वायरमेंटल वैल्यूज की बात करी? नहीं करी। तो हमारे प्रीएम्बल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज इन्वायरमेंटल वैल्यूज। आवर प्रीएम्बल हैज ऑल दीज थिंग एक्सेप्ट इन्वायरमेंटल वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 5 मिनट की क्लास बची है, इसके बाद फिनिश कर देंगे अपन। कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल पे, ये जो क्वेश्चन है कीवर्ड्स पे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आना चाहिए और यही क्वेश्चन रिपीट होंगे सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी में। तो देखना क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ डज द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म फाइंड एक्सप्रेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म कहाँ पर अपने आप को मेंशन करवाता है? इसका सिंपल मतलब ये हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव्स अंडर पार्ट 4। पार्ट 4 मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। किसके बारे में बात कर रहा है? DPSP के बारे में। चलो अभी अपन श्योर नहीं है, आगे नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। एज अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3, मतलब फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है। चलो अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, आगे देखते हैं। एज फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4A, पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में दिया हुआ है, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। इन द आइडिया ऑफ इंडियन रिपब्लिक एज एंश्राइंड इन द प्रीएम्बल, क्या प्रीएम्बल में दिया हुआ है? सेक्युलरिज्म के बारे में बात की है। हाँ, सेक्युलरिज्म हमने देखा था, वर्ड को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड भी किया था। मुझे पता है भाई, 4th स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो अब जहां जहां 4th नहीं है मैं काट देता हूं, इसमें 4th नहीं है, ठीक है, ओके। फिर भी हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए, तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से नहीं हो पा रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी सोशलिज्म के बारे में कुछ बात की है, सब लोगों को बराबर की बात की है। यूनिवर्सल क्या बोलते हैं उसको, आर्टिकल 42 अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको सोशलिज्म मिलेगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स भी जो अपना प्रीएम्बल है, सोशलिज्म है, उसको आइडियल्स को प्रमोट करता है। वहाँ पर भी कुछ रिलीजियस राइट है अंडर आर्टिकल 25 to 28। फिर 29 और 30 माइनॉरिटीज़ के राइट्स के बारे में भी बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ब्रदरहुड वगैरह की बात करती है। सोशलिज्म सबको इक्वली ट्रीट करने की बात करती है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं। पार्ट 4 DPSP में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात है, आर्टिकल 44 में। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन 15th बात करता है, क्योंकि सेक्युलरिज्म को आप रिलीजन से जोड़ते हो, मैंने बताया। फिर 25 to 28 में भी बात करी, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पार्ट 4 मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बात करिए, हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड की। प्रीएम्बल तो बात करता ही है, डायरेक्टली सेक्युलर वर्ड यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्युलरिज्म स्टैंड राइट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं। द स्टेट विल नॉट हैव एनी फाउंडेशन ऑफ रिलीजन। स्टेट विल नॉट हैव एनी फाउंडेशन ऑफ रिलीजन, बिल्कुल यही तो मीनिंग होता है। लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में पूछा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। स्टेट डज नॉट ओ लॉयल्टी टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारे यहाँ पे सारे रिलीजन को मानते हैं, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देते नहीं। स्टेट विल नॉट हैव एनी फाउंडेशन ऑफ रिलीजन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, 2 करेक्ट है। स्टेट इज एंटी रिलीजियस, अरे क्या हमारे कंट्री एंटी रिलीजियस है? क्या हमको रिलीजन को फॉलो करने से रोका जाता है? बिल्कुल इनकरेक्ट है। स्टेट गिव्स इक्वल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन, ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्युलरिज्म स्टैंड राइट इन द इंडियन कंटेक्स्ट। फ्रेंच के कंटेक्स्ट में रॉन्ग हो जाता है, इंडियन कंटेक्स्ट में राइट हो गया। तो 3 गलत है, तो 3 जहां जहां था मैं हटा देता हूं, 2 हट गए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल पे क्वेश्चन है ये हमारा, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 26 जनवरी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
अब देखो भाई 26 जनवरी का महत्व क्या है, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि पहली बार 1930s में कांग्रेस सेशन में बोला गया था कि 26 जनवरी से अब से हम क्या मनाएंगे, आज़ादी का दिवस मनाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन 26 जनवरी को हम आज़ाद तो 15 अगस्त को हो गए, तो फिर 26 जनवरी का महत्व क्या है, तो हम लोगों ने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अपेंडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे। क्या इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को सिग्नेचर किया था? नहीं, वो तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाता है, तो जहां जहां 1 है वो हट जाएगा, क्योंकि ये तो हम प्रीएम्बल पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, इजी है। द ब्रिटिश क्राउन ट्रांसफर्ड पावर टू इंटरिम इंडियन गवर्नमेंट ऑन दिस डेट। अरे ब्रिटिश ने कब पावर ट्रांसफर करी थी? जिस दिन हम आजाद हुए थे, 15 अगस्त को करी थी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता, तो जहां सेकंड है वो भी चला गया। आंसर हमारा ऑलरेडी आ चुका है, सी, दैट इज 3 ओनली। बट फिर भी हम देख लेते हैं। इट वॉज ऑन दिस डे इन 1930 दैट द पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड, ठीक है, बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यही इंपॉर्टेंस है 26 जनवरी का, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 3 ओनली। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस के ही सिनॉप्सिस बना लेंगे तो यही के यही आपको, अगर प्रीएम्बल में कोई क्वेश्चन आएगा तो यही चीजें रिपीट होने वाली है, ये मेरी गारंटी, अगर क्वेश्चन आया तो। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि क्वेश्चन प्रीएम्बल पे है, तो प्रीएम्बल पे हमको पता है कितने डिसीजन दिए, केवल 3 डिसीजन दिए। 3 डिसीजन में बेरूवारी में बोला प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती में बोला यस, कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एलआईसी में भी रीइटरेट किया कि यस, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब जल्दी से देख लेते हैं। प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर सुप्रीम कोर्ट, यस, इन केशवानंद भारती केस एंड एलआईसी ऑफ इंडिया केस। प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। अरे भाई, जब प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सो इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, बट द बेसिक एलिमेंट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। तो प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, रॉन्ग। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। आंसर इज ए, दैट इज 1 ओनली। आगे चलते हैं। यहां पर मैंने दिया हुआ है डिटेल्स, आप सारे देख सकते हैं। बेरूवारी 3 डिसीजन भी दिए हुए हैं। सो यहां पर आज हम हमारे लेक्चर को फिनिश करने पर आ चुके हैं। तो यहां पर मैं मेरे लेक्चर को खत्म करता हूं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ये एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पूरे पॉलिटी को कवर करूंगा थ्रू लॉट ऑफ एमसीक्यूज, थ्रू लॉट ऑफ वेरी गुड कंसेप्ट। तो मैं सारे के सारे मेन कंसेप्ट लूंगा। अब यहाँ पर जो है, क्या मैं पूरी पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ? आंसर इज यस एंड नो, बोथ इसके आंसर है, यस भी है, नो भी है। पूरी पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ, आंसर इज यस, थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इतने सारे क्वेश्चंस कराऊंगा गुड क्वालिटी के कि आपकी पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी। तो मैं कर क्या रहा हूँ, पहले कोई भी एक टॉपिक उठाता हूँ और फिर उस टॉपिक पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराता हूँ और टॉपिक की आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें हेल्प करने की कोशिश करिए। थैंक यू।